हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-172 नई साथी कनक। एक आयामी बैरियर के बाहर कबीर, अभिमान और विराज अपने सामने का नजारा देख रहे थे। अद्विका ने शौर्य के कान को का के पकड़ा हुआ था और वह लगातार उसे डांट रही थी। इधर शौर्य भी उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। वहीं कुछ दूरी पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और वह उन दोनों को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और वह अपने ओंठों पर उंगली रखकर अद्विका और शौर्य के बीच की बहस को समझने की कोशिश कर रही थी। बाहर विराज, अभिमान और कबीर अपने मुंह को दबाकर हंस रहे थे। उनकी हंसी अचानक किसी बंद धमाके की तरह तब फूट पड़ी जब बैरियर के अंदर खड़ी उस खूबसूरत लड़की ने शौर्य का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। उसके बाद जो शौर्य के साथ होने वाला था वो तो बस अद्विका ही जानती थी। कुछ देर पहले शौर्य ने अपने दोस्तों को आयामी जीव का जान पिला और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने उस जीव को क्रिस्टल से आजाद कर दिया। तभी वह जीव 9 पूंछों वाली लोमड़ी में बदल गया। उसके बाद उस लोमड़ी ने अपने आप को इंसानी रूप में बदल दिया। लेकिन शौर्य ने समय रहते अपने दोस्तों को बैरियर के बाहर भेज दिया। इस वजह से इस बैरियर के अंदर अद्विका और शौर्य ही रह गए थे। अपने इंसानी रूप में वह लोमड़ी इतनी खूबसूरत और मादक दिख रही थी कि शौर्य का मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसके दूधिया गोरा बदन किसी रेशमी चादर की तरह था। उसके लाल ओंठ किसी तराशे हुए धनुष की तरह थे। उसकी लंबी नाक और पर्पल कलर की आंखें समुद्र की गहरी और शांत थी। उसकी आंखों में एक नशा था जिसे देख हर कोई उसके प्यार में पागल हो जाए। उस लोमड़ी की फिगर बेहद कसी हुई और टाइट थी। उसकी लंबी टांगे उसके प्राचीन पहनावे से बाहर साफ दिखाई दे रही थी। उस लड़की की पीठ और सीने का हिस्सा बहुत ज्यादा आकर्षक लग रहा था। इसी वक्त उस लोमड़ी ने शौर्य पर अपना जादू चला दिया जिसे करने में वह एक्सपर्ट थी। ये एक किस्म का सम्मोहन जादू था जिसे उस लोमड़ी ने शौर्य के ऊपर किया था। इस वजह से शौर्य अद्विका को छोड़कर उस लोमड़ी की तरफ तेजी से आकर्षित हुआ और उसके पास जाने लगा। लेकिन तभी उसे अपने कान पर बेहद जोरदार दर्द महसूस हुआ और वह अपने होश में आया। उसके सामने अद्विका अपने कमर पर हाथ रखकर शौर्य को गुस्से से देखकर उस पर बरस पड़ी। ठर की आदमी, तुम्हें लड़की दिखते ही तुम्हारे अंदर का परवट बाहर आ जाता है क्या? तुमने मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी। अद्विका चिल्लाए जा रही थी। तभी वह लोमड़ी उन दोनों के बीच आए और उसने शौर्य के गाल पर चूम लिया और अपनी आंख मारी। ये देखकर अब अद्विका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। वह गुस्से से तमतमाते हुए शौर्य के पास गई और उसने शौर्य के बाल पकड़कर खींच दिए। शौर्य दर्द के मारे तड़प उठा। अगर ये पहले वाली अद्विका होती तो शौर्य को कोई तकलीफ नहीं होती, पर उसके सामने अब एक साधक अद्विका थी जो अब शौर्य को दर्द पहुंचा सकती थी। शौर्य ने जैसे तैसे खुद को अद्विका के पकड़ से छुड़ाया और फिर एक गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए बोला, ये एक श्रुगाली है, यानी मायावी लोमड़ी। इसके पास सम्मोहन कला और भ्रमित करने की कला होती है। इसीलिए मैंने उन तीनों को बाहर भेजा था, पर मैं उसके सम्मोहन के चपेट में आ गया। ये बहुत ही शातिर और चालाक होती है, लेकिन इस वक्त ये इस बैरियर से बाहर नहीं जा सकती। अगर इसने मुझ पर सम्मोहन कर दिया तो तुम मेरे साथ रहना और मुझे होश में लाना। और हाँ, अब उसकी हरकतों पर ध्यान मत दो वरना वह उसके मकसद में कामयाब हो जाएगी। तब तक मैं उस पर काबू करने की कोशिश करूंगा। अद्विका को समझाकर शौर्य ने जैसे तैसे शांत कर दिया था। उसके बाद अब उसका ध्यान उस मासूमी भरी आंखों से देख रहे लोमड़ी पर था। शौर्य को अपनी ओर देखते देख उस लोमड़ी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आए और वह अचानक एक डरावनी लड़की में बदल गई और जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी उस बैरियर के बाहर साफ सुनाई देने लगी थी। बाहर विराज, अभिमान और कबीर को अचानक उनके रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। शौर्य भी सतर्क हो गया और उसने तुरंत अपने एक हाथ में चंद्रहास और दूसरे हाथ में रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाला। अद्विका भी तुरंत सतर्क होकर लड़ने के लिए तैयार हो गई। तभी वह लोमड़ी बोली, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आजाद होकर। तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो पाई हूँ। पर मेरा एक नियम है, मैं मुझे देखने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। उसकी बात सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, नियम के अनुसार मैं पहले साम तत्व पर इसके साथ बात करूंगा।
शौर्य ने उस लोमड़ी को देखा और फिर गहरी आवाज में बोला, देखो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे या मेरे पत्नी के साथ एक करार करो, हम तुम्हें हर तरह का मान सम्मान और तुम्हारी साधना के लिए आवश्यक सब कुछ देंगे। साथ ही मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे साथ बराबरी वाला व्यवहार होगा। शौर्य की बात सुनकर वह लोमड़ी हंसते हुए बोली, मूर्ख लड़के, तुम खुद को क्या समझते हो? बड़े बड़े देवता कभी हम श्रृंगालिकाओं को कभी काबू नहीं कर पाए और तुम मुझे तुम्हारे सामने ऐसे ही झुकने के लिए कह रहे हो? ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें चुटकियों में मसल सकती हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर शौर्य ने अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर अद्विका को एक बार देखा और फिर लोमड़ी से बोला, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें एक और ऑफर दूंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। ये सुनकर उस लोमड़ी के कान खड़े हो गए। तभी शौर्य ने वह डायमेंशन स्टोन निकाला और उसे उस लोमड़ी को दिखाते हुए बोला, मैं तुम्हें ये आयामी पत्थर दे दूंगा, पर तुम्हें हम दोनों में से एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट, मेरा मतलब है करार करना पड़ेगा, जिसके तहत तुम हमारा वाहन बनोगी। वैसे तो लोमड़ी उस डायमेंशन स्टोन को देखकर खुश हुई थी, मगर वहां बनाने की बात पर उसे गुस्सा आ गया और वह झल्लाते हुए बोली, तुमने आखिरकार अपनी औकात दिखा ही दी। लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात साफ कर देती हूँ कि मुझे किसी की गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब चुपचाप ये रोधक हटा दो और मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगी। वैसे तो तुम काफी चिकने लगते हो। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, ठीक है, फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है तुम्हें समझने का। शौर्य ने अपनी बात खत्म की ही थी कि उसकी आभा बदलने लगी और फिर उसके शरीर से ऊर्जा की तरंगे बाहर निकलने लगी। उसका साधना स्तर उस लोमड़ी के सामने आ गया। शौर्य ने अपनी दोनों तलवारों की नोक को आसमान की तरफ कर दिया और वहां का वातावरण बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में बादल छाने लगे। बादलों को चीरते हुई कई सारी बिजलियां शौर्य की हाथ की तलवारों पर गिरने लगी, पर वो उनसे टकराते ही उनके अंदर सामने लगती थी। शौर्य ने दोनों तलवारों को एक हॉफ स्विंग के साथ सामने की ओर किया और फिर एक बार बोला, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें हराऊंगा, उसके बाद हम अगली बातचीत करेंगे। इतना कहकर शौर्य ने अपनी ताकत से दोनों तलवारों को हवा में घूमना चालू किया। उस लोमड़ी ने भी अपने नाखून किसी चाकू की तरह लंबे किए और उसके दो शूल दांत उसके ओंठों से बाहर दिखाई देने लगे। शौर्य ने उस लोमड़ी को देखा और फिर पूरी ताकत के साथ उसकी ओर दौड़ पड़ा। शौर्य ने उस लोमड़ी के पास पहुंचते ही उसके नाखूनों के हमले को चुकाया और फिर एक जोरदार लात उस लोमड़ी के पेट में मार दी। शौर्य की एक लात पड़ते ही वह लोमड़ी किसी टूटी पतंग की तरह उड़ गई और बैरिया की दीवार से टकरा गई। उसके बाद शौर्य उसके पास गया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी वह लोमड़ी अचानक अपने हाथ जोड़कर बोली, मालिक, मैं आप जो बोलोगे वह करूंगी। मैं आपकी दासी, वाहन या फिर आपकी जो चाहे वह बनूंगी, बस मुझे क्षमा कर दो। एकदम से लोमड़ी ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इस वजह से शौर्य भी गाफिल होकर अपने रास्ते में ही रुक गया। इसी बात का फायदा उठाते हुए लोमड़ी एक शरीर हंसी के साथ मुस्कुराए और उसने शौर्य के पेट पर अपने नाखूनों से वार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसके नाखून शौर्य के शरीर से टकराए, ऐसा लगा कि वे किसी धातु से टकरा गए हो जो बेहद मजबूत और कठिन था। अपने नाखूनों के टकराने से अचानक एक तेज दर्द उस लोमड़ी के पंजे में होने लगा। वह दर्द से कहते हुए पीछे हट गई। जब उस लोमड़ी ने ध्यान से शौर्य के शरीर को देख तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गई। शौर्य के शरीर पर एक सुनहरा कवच प्रकट हो चुका था और शौर्य के कान में कुंडल भी चमकने लगे थे। लोमड़ी ने अपने नाखूनों को देखा जो बुरी तरह से टूट चुके थे। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। उसने शौर्य को हैरानी से देख और बोली, ये नामुमकिन है, मरे नाखून आयाम को भी चिर सकते हैं, पर तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा ये कवच कोई साधारण कवच नहीं हो सकता। ये सुनकर शौर्य ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी जाने मन की ये क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुझे तुम्हें सच में दिखाना पड़ेगा कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इतना कहकर शौर्य ने शांति से अपनी दोनों तलवारें अंदर ली और फिर शौर्य ने अपने हाथ की उंगलियों चटकाए, फिर अपने गर्दन को झटका देकर आगे बढ़ने लगा। शौर्य धीरे धीरे उस लोमड़ी के पास पहुंचा और फिर उसने उस लोमड़ी की आंखों में देखा और फिर उस पर अपनी साधना का दबाव बढ़ाते हुए उसके पास गया और फिर उसे उठाते हुए बोला, तुम दिखने में ठीक ठाक तो हो, पर मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा ऐसा बिगाड़ूंगा कि तुम अपने जानवर रूप में ही इसके बाद रहोगी। शौर्य के ऐसा कहते ही उस लोमड़ी को अचानक अपने रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और अगले पल उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शौर्य ने उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ जड़ दिया कि उसकी आवाज आसपास के एरिया में गूंज गई थी। उसके बाद दूसरे गाल पर भी ऐसा ही थप्पड़ जड़ दिया गया।
शौर्य उसे बिना रुके उसके बाद थप्पड़ पर थप्पड़ बजाए जा रहा था और इस वजह से कुछ ही देर में उस लोमड़ी का थोबड़ा किसी सुअर की तरह सूज गया था। उसके ओंठों के किनारे से खून बह रहा था। इसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। आखिर उस लोमड़ी ने शौर्य के इस सिंपल से टॉर्चर के सामने हार मान ली। उस लोमड़ी का चेहरा इतना खूबसूरत था कि उसे मारने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज शौर्य ने वही करके दिखाया था। बाहर अभिमान, कबीर और विराज उस बिगड़ते हुए खूबसूरत चेहरे को देखकर उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था। शौर्य ने अपनी मार बात कर दी और फिर वह रुक गया। तभी अपने सूजे हुए चेहरे से वह लोमड़ी बोली, मालिक मुझे आपकी हर बात मंजूर है, अब मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकती। मैं आप जो बोलेंगे वह करूंगी। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आई। फिर उसने अपने उंगली को काटा और एक खून की बूंद इस लोमड़ी के मुंह में डाल दी। शौर्य का खून उसके मुंह में जाते ही उस लोमड़ी के सारे जख्म भर गए, पर इस वक्त उस लोमड़ी के अंदर की वह अकड़ पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब वह किसी पालतू जानवर की तरह शौर्य के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी अद्विका उसके पास आए और उसने उस लोमड़ी को ध्यान से देखा। शौर्य के सुनहरे खून की वजह से अब उस लोमड़ी के शरीर पर एक हल्का सुनहरा रंग चढ़ गया था। अद्विका ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वह लोमड़ी बोली, मेरा कोई नाम नहीं है। मैं एक अवकाशीय श्रृंगालिका जाति से हूँ। मेरे जन्म के बाद मुझे उस क्रिस्टल में बंद कर दिया था। लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मेरे जन्म के बाद मेरी दुनिया में क्या हुआ होगा। मेरी माता ने मेरे दिमाग में सारा ज्ञान और विरासत पहले ही दे दिया था। मेरे हिसाब से मेरी दुनिया इस वक्त नष्ट हो चुकी है। उस लोमड़ी की कहानी सुनकर अद्विका ने उससे पूछा, अगर तुम जन्म से ही इस क्राइस्ट के अंदर कैद थी तो फिर तुमने अपनी शक्तियां कैसे प्राप्त की? ये सुनकर वह लोमड़ी बोली, इतने दिनों से उस क्रिस्टल के अंदर ही मेरा पूर्ण विकास हो चुका था। इसीलिए मैं अपनी शक्तियों को अपने आत्मिक आयाम में ही आज तक अभ्यास कर सकती थी। मैंने पहली बार आज अपनी शक्तियों को बाहर उपयोग किया था। उसका ये खुलासा सुनकर अद्विका ने उसे प्यार से देखा और बोली, तुम तो जन्म से ही चालाक और शातिर हो, लेकिन क्या करे तुम एक पत्थर दिल इंसान से टकरा गई। ये सुनकर शौर्य का मुंह बन गया और वह धीरे से बड़बड़ाया, बड़ी अजीब है, ये तो पहले उसे प्यार से देखने पर मुझे फटकार लगा रही थी और जब मैंने थोड़ी शक्ति दिखा दी तो मैं एक पत्थर दिल इंसान बन गया। हे भगवान, घोर कलयुग है। शौर्य भले ही धीरे बड़बड़ाया था मगर अद्विका ने उसे साफ सुन लिया था। उसने तुरंत शौर्य से आंखें तरेरते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? उसकी आवाज सुनकर शौर्य भीगी बिल्ली की तरह सहमते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, मैं तो इस युग को कोस रहा था। शौर्य की बात सुनकर अद्विका ने अपनी नाक को एक बार लेफ्ट फिर राइट में मोड़ और बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने ये सुना, फिर वह अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपना आयामी बैरियर हटाकर बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त उसे ऐसे देखकर पेट पकड़कर हंस रहे थे। शौर्य जो सबके सामने शेर बना फिरता है, आज अद्विका के सामने भीगी बिल्ली की तरह दुबक गया था। शौर्य ने मन ही मन तीनों को अच्छा सबक सिखाने के बारे में सोचा। फिर वह सभी के साथ घर की तरफ निकलने लगा। तभी अद्विका उस लोमड़ी को साथ लेकर आते हुए बोली, शौर्य मैंने तय कर लिया है कि मैं इसका नाम क्या रखूंगी। इसका सुनहरे रंग का ग्लो मुझे बहुत पसंद आया तो मैं इसका नाम सोना रखूंगी। अद्विका का नाम देने का लॉजिक देखकर शौर्य ने उससे कहा, सोना किसी वस्तु का नाम लगता है और अब ये इंसान है तो इसे इससे रिलेटेड नाम से हम बुलाएंगे। इसके लिए कनक नाम कैसा रहेगा? शौर्य के लॉजिक को सुनकर उसका सुझाया हुआ नाम अद्विका को बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत इस नाम पर हामी भर दी। कनक को भी उसका नाम बहुत अच्छा लगा। तभी विराज बोला, क्या ये हमेशा इसी रूप में रहेगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं गांटी के साथ कहता हूँ कि इसके वजह से हमारे घर के सामने लाइन लग जाएगी सड़क छापाशिकों की। ये सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। तभी कनक अचानक एक छोटे से सफेद रंग के पप्पी में बदल गई और एडवी के गोद में बैठ गई। कॉक इस रूप में बेहद क्यूट लग रही थी। अद्विका ने उसे कसके गले लगाया और खुशी से उछलते हुए उसे लेकर घर की तरफ निकल गई। शौर्य ने बाकी लड़कों को देखा और बोला, अधीर भैया कहाँ है वो और बाकी के लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं? तभी शौर्य के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या था इस मैसेज में? किसने भेजा था ये मैसेज? कहाँ है शेयर के बाकी के भाई? अब क्या होने वाला है आगे?